आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी जवान को। इस मूवी में शाहरुख खान लीड रोल में है। मूवी में समाज में छोटे छोटे मुद्दे जो असल में काफ़ी बड़े होते हैं, जिनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, उन्हें उठाया गया है, जिसे देखकर हमें अपने सिस्टम में छिपी हुई बहुत सी बुराइयों का पता चलता है। तो चलिए करते हैं जवान मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक नदी को, जिसमें एक इंसान की बॉडी तैर रही होती है। गांव वाले जब उसे देखते हैं तो वो अभी मरा नहीं है, बल्कि उसकी सांसें अभी चल रही होती हैं। वो तुरंत उसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं और उसे एक घोड़े पर डालकर अपने गांव में ले आते हैं। ये गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव था और उसमें रहने वाले लोग भी थोड़े से ही थे, लेकिन ये लोग बड़े ही शांति से रहते थे। उस आदमी को लगभग 5 गोलियां लगी हुई होती हैं और साथ ही उसकी सारी हड्डियां भी टूटी हुई होती हैं। उसे देखकर लग रहा था कि किसी ने बड़ी ही बेरहमी से उसे मारा था। गांव वाले उसे बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत शुरू कर देते हैं। उसका इलाज करने के लिए वो उसकी पूरी बॉडी पर पट्टियां बांध देते हैं ताकि उसकी टूटी हुई हड्डियां फिर से जुड़ सकें। तभी गांव में कुछ गुंडे घुस आते हैं जो सभी गांव वालों को मारना शुरू कर देते हैं। वो चारों ओर कोहराम मचा देते हैं। तभी गांव वाले अपने देवता से मदद की गुहार लगाते हैं, जिसे अंदर पट्टियों में लिपटा हुआ आदमी सुन लेता है और वो तुरंत बाहर आकर उन सारे गुंडों को मारने लगता है। वो उनको उतनी ही बेरहमी से मारता है जितनी वो लोग गांव वालों को मार रहे थे। कुछ ही देर में वो लगभग सभी को मार देता है। यहाँ पर शाहरुख खान को जिस अवतार में दिखाया गया है वो देखने लायक है। गांव वालों को अपना मसीहा मिल जाता है, लेकिन असल में पट्टियों में लिपटा हुआ आदमी अपनी पुरानी याददाश्त को बिल्कुल भूल चुका था। उसे पुरानी कोई भी बात याद नहीं थी। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो उससे कहता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर आप कौन हैं। इसके बाद हमें 30 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ एक मेट्रो में 376 लोग सफ़र कर रहे होते हैं। मेट्रो जैसी टनल में घुसती है, तभी वहाँ पर ट्रेन में बैठी हुई साधारण सी दिखने वाली 6 लड़कियाँ अचानक हाथों में हथियार लिए हुए सामने आ जाती हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये साधारण सी दिखने वाली लड़कियाँ इतने रौद्र रूप में उन्हें देखने को मिलेंगी। वो पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लेती हैं। इसके बाद वो सभी लोगों को बंधक भी बना लेती हैं। वो लोगों को बिल्कुल शांत रहने के लिए कहती हैं और उन्हें डराने लगती हैं। तभी हमें इन लड़कियों का चीफ दिखाया जाता है, जो कि अगले स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठा हुआ होता है। वो वहाँ पर बैठकर मेट्रो ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि इन सारे पैसेंजरों के बीच में एक पुलिस वाला भी बैठा हुआ होता है। वो मौका देखते ही हाईजैक करने वालों पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद उसकी इस हरकत पर चीफ उसे पीटता है और फिर उसे अपना गेटअप पहना देता है। इसके बाद वो यहाँ पर कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और अपनी डिमांड ऑफिसरों को बताता है। चीफ से बात करने के लिए पुलिस ऑफिसर नर्मदा आती है, जिस पर चीफ नर्मदा से कहता है कि उन्हें 5 मिनट के अंदर अपने यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलाना होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ उसी से ही बात करनी है और मैं अपनी सारी डिमांड उसे ही बताऊंगा। नर्मदा 5 मिनट के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को अपने रूम में बुला लेती है। चीफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर से अपनी डिमांड बताता है और उससे वो कहता है कि मुझे 40,000 करोड़ रुपए चाहिए, जिसे सुनने के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर इतने पैसे देने से साफ मना कर देता है। वो इतने पैसों को अरेंजमेंट ना करने की बात कहता है क्योंकि पैसा काफ़ी ज़्यादा था। इस पर चीफ उससे कहता है कि इस समस्या का हल भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसे बिजनेसमैन का नंबर देता हूँ जिससे तुम अगर 40,000 करोड़ रुपए मांगोगे तो वो तुरंत आसानी से पैसे दे देगा, क्योंकि उसकी बेटी इस समय हमारे पास में ही है। इसके बाद तुरंत ही काली गायकवाड़ नाम के हथियार बेचने वाले उस आदमी को फ़ोन किया जाता है और उसे स्थिति बताई जाती है। उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी अब उन लोगों के साथ बंधक बन चुकी है और उनकी डिमांड 40,000 करोड़ रुपए की है, जिसे सुनते ही काली गायकवाड़ पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। वह तुरंत अकाउंट में 40,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद काली गायकवाड़ की बेटी उन सब लोगों से कहती है कि तुम सभी लोग चोर हो, जिस पर चीफ कहता है कि तुम्हारे पिता हमसे भी बड़े चोर हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता ने गवर्नमेंट बैंक से 40,000 करोड़ रुपए लोन लिया था, जिसके बाद उन्होंने सरकार को पैसा लौटाने से साफ मना कर दिया था और बैंक वालों ने भी अपनी दरियादिली दिखाते हुए उसका सारा पैसा माफ कर दिया। और अगर इसके विपरीत कोई आम आदमी किसी बैंक से थोड़ा सा पैसा भी उधार ले ले और फिर उसे वापस ना लौटा पाए तो बैंक वाले उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। वो अपने ग्रुप में शामिल कल्कि नाम की लड़की की स्टोरी सुनाता है, जिसमें कल्कि के पिता ने
बैंक से 40,000 रुपये का लोन लिया होता है, पर वो बैंक का लोन चुकाने में असमर्थ थे। इसके बाद बैंक वाले अक्सर कल्कि के पिता को धमकाकर बैंक का लोन लौटाने का दबाव बनाते रहते थे। वो अक्सर उसके घर पर आकर बेइज्जती करते रहते थे। इसके बाद कल्कि के पिता को एक दिन दीवार पर चिपका हुआ एक पोस्टर दिखाई देता है, जिस पर लिखा हुआ था कि यदि कोई किसान आत्महत्या करता है तो उसे 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अपना कर्ज उतारने के लिए कल्कि के पिता मजबूर होकर आत्महत्या कर लेते हैं। उनका शरीर पेड़ पर लटका हुआ होता है, जिसे देखकर कल्कि अंदर से टूट जाती है। अब उसके बाबा की मौत के बाद भी बैंक वाले बाज नहीं आते हैं। वो उसके घर में आकर पैसों की डिमांड करने लगते हैं, जिस पर गुस्से में आकर कल्कि एक बैंक वाले का सर फोड़ देती है, जिसकी वजह से कल्कि को जेल भी जाना पड़ता है। उसके पिता की मौत के बाद परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिससे वो बैंक का लोन चुका पाते हैं। उनकी ये सारी कहानी को सुनकर सारे लोग उनके काम की सराहना करते हैं और उनका साथ देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर नर्मदा को, जो कि अपने साथियों को लेकर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, ताकि वो चीफ और उसके 6 साथी महिलाओं को पकड़ सके। कल्कि की इस कहानी को सुनकर सारे लोग उनकी तरफ हो जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए वो सभी चीफ के मास्क के जैसा ही मास्क अपने चेहरे पर लगा लेते हैं और ट्रेन के रुकते ही गाड़ी से निकलना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर नर्मदा देखती है कि सारे लोग एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। नर्मदा सारे लोगों को देखकर कंफ्यूज हो जाती है और वो चीफ को नहीं पकड़ पाती है। चीफ और उसकी 6 साथी महिलाएं बड़ी ही आराम से वहां से निकल जाती हैं। इसके बाद चीफ अपने अकाउंट में आए 40,000 करोड़ रुपए को देश के किसानों के खातों में डलवा देता है, जिससे सारे लोग चीफ के काम की सराहना करने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चीफ के साथ काम करने वाली सारी लड़कियां जेल में रहती हैं। वो लड़कियां जेल से ही अपने सारे कामों को अंजाम देती हैं। सभी लड़कियों में अपनी अलग अलग खूबियां होती हैं। वो अपने अपने कामों में एक्सपर्ट थी, जैसे कि कोई हैकर है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई फाइटर है। सारी लड़कियां अपने काम को अंजाम देती हैं और अंजाम देने के बाद वो फिर से जेल में लौट आती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चीफ ही उनका असल में जेलर होता है, जिसका नाम आज़ाद होता है। वो यहाँ पर सारी लड़कियों को अपनी बहन और माँ मानता है। जेल की सारी महिलाएं और लड़कियां उसको काफ़ी ज़्यादा मानती हैं। वो उसके लिए हर समय मर मिटने के लिए भी तैयार रहती हैं। आगे हम देखते हैं कावेरी अम्मा और आज़ाद को। आज़ाद को कावेरी अम्मा ने ही पाला हुआ होता है। यहाँ पर कावेरी अम्मा आज़ाद की शादी को लेकर चिंतित दिखाई देती हैं। कावेरी अम्मा आज़ाद को एक लड़की को दिखाने के लिए कहती हैं, लेकिन यहाँ पर वो लड़की तो नहीं आती है, लेकिन उसकी बेटी आ जाती है, जिसका नाम सूजी होता है। वो आज़ाद से कहती है, मेरी माँ बहुत बिजी रहती हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह पर मुझे तुम्हें देखने के लिए भेजा है, और वैसे भी मेरा लड़के को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। माँ जिसे पसंद करेगी वो मेरे पापा भी होंगे, और पापा को देखना मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह से सूजी और आज़ाद के बीच में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब आगे हमें पता चलता है कि सूजी जिसकी बेटी होती है वो कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस इंस्पेक्टर नर्मदा होती है। उसे देखते ही आज़ाद पूरी तरह से चकित रह जाता है। अब नर्मदा को भी यहाँ पर आज़ाद अच्छा लगने लगता है, क्योंकि सूजी को भी आज़ाद बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर शादी की भी डेट फिक्स हो जाती है। अगले सीन में हमें आज़ाद के दूसरे मिशन को दिखाया जाता है, जो अपनी लड़कियों के साथ अपने अगले टारगेट की ओर बढ़ने लगता है, जो कि अगला टारगेट हेल्थ मिनिस्टर होता है। वो स्टेज पर तगड़ी स्पीच दे रहा होता है। वो बताता है कि अगर वो कभी घायल हो जाता है तो वो केवल सरकारी अस्पताल में ही अपना इलाज कराएगा, क्योंकि उसने सरकारी अस्पताल को इतनी अच्छी तरह से सुविधाओं से तैयार किया हुआ है कि उसकी हालत प्राइवेट अस्पताल से भी अच्छी हो गई है, जो कि सरासर झूठ था, क्योंकि सरकारी अस्पताल की स्थिति बद से बदतर होती है। आज़ाद अब अपनी एक शूटर लड़की से हेल्थ मिनिस्टर को शूट करा देता है और अपने प्लान के मुताबिक हेल्थ मिनिस्टर को सरकारी अस्पताल में पहुंचा देता है। अब यहाँ पर नर्मदा को भी हेल्थ मिनिस्टर पर चली गोली की बात पता चल जाती है। वो भी अपनी टीम के साथ मिशन पर लग जाती है। यहाँ पर आज़ाद नर्मदा से नेगोशिएशन करने के लिए अपनी डिमांड बताता है। वहीं पर आज़ाद के ग्रुप की एक और लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि एक डॉक्टर थी और उसका नाम किरण होता है। एक दिन किरण के अस्पताल में 57 बच्चे भर्ती होने के लिए आते हैं।
क्योंकि उन्होंने जहरीली गैस सूंघ ली थी और उनकी जान बचाने के लिए तुरंत उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी। लेकिन बड़े अधिकारियों की वजह से ऑक्सीजन के सिलेंडर अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से सारे बच्चे एक एक करके मर जाते हैं। इसके बाद सारे बड़े अधिकारियों ने पल्ला झाड़ते हुए मौत का जिम्मेदार किरण को बना दिया था। उन्होंने सारा इल्जाम किरण पर ही डाल दिया था ताकि वो साफ साफ बच सकें। इसके बाद किरण का लाइसेंस छीन लिया गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज़ाद की डिमांड यही थी कि सरकार किरण के केस में शामिल उन सारे लोगों को सस्पेंड करेगी जिनकी वजह से किरण को बेगुनाह होते हुए भी इतना सब कुछ झेलना पड़ा और बच्चों की मौत भी हुई थी। इसके बाद आज़ाद नर्मदा से कहता है कि सारे सरकारी अस्पतालों में A1 फैसिलिटी तुरंत पहुंचाई जानी चाहिए, जिससे कि कोई भी गरीब इंसान आगे चलकर ना मारा जाए। सरकार तुरंत आज़ाद की डिमांड को मानते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं पहुंचा देती है। इसी बीच आज़ाद अपना हेलीकॉप्टर मंगवाकर वहां से अपने साथी लड़कियों के साथ भागने की कोशिश करता है। तभी नर्मदा अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाती है। इसके बाद आज़ाद और नर्मदा के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो आज़ाद का चेहरा देखने की कोशिश करती है, पर वो उसका चेहरा नहीं देख पाती है। इसके बाद आज़ाद अपनी लड़कियों के साथ उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। नर्मदा डिसाइड करती है कि उसे किसी भी हाल में आज़ाद और उसकी साथी लड़कियों को पकड़ना है, लेकिन नर्मदा को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिससे वो शादी कर रही है वही असल में ये सारे कामों को अंजाम दे रहा होता है। अगले सीन में हमें काली गायकवाड़ दिखाया जाता है, जो हथियारों की डील के लिए रसिया जाने वाला होता है। काली गायकवाड़ सारा कारोबार अपने छोटे भाई को सौंपकर रसिया चला जाता है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ आज़ाद और नर्मदा की शादी हो जाती है। दोनों अपनी शादी से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी शादी से उनकी बेटी सूजी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब यहाँ पर आज़ाद नर्मदा को सब कुछ सच बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक ऑफिसर द्वारा एक स्केच भेजा जाता है जो कि आज़ाद का होता है। वो पुलिस ऑफिसर नर्मदा को सारी बातें बता देता है कि आज़ाद ही वो आदमी है। अब नर्मदा जैसे ही आज़ाद को शूट करने के लिए उसके पास जाती है, तभी उन पर जोरदार हमला हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काली गायकवाड़ के भाई द्वारा दोनों को बंधक बना लिया जाता है। काली गायकवाड़ के भाई ने नर्मदा को गोली भी मार दी थी। वो आज़ाद को भी बड़ी ही बेरहमी से मार रहे होते हैं। अब जैसे ही वो आज़ाद को जान से मारने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर एंट्री होती है किसी आदमी की, जो कि काली के आदमी को बड़ी ही बुरी तरह से मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। और ये कोई और नहीं बल्कि आज़ाद की ही तरह दिखने वाला एक आदमी होता है, जो कि यहाँ पर असल में आज़ाद के पिता होते हैं, लेकिन आज़ाद उन्हें नहीं जानता है। अब यहाँ पर काली के भाई द्वारा उससे उसका परिचय पूछा जाता है, जिस पर वो बताता है कि उसका नाम विक्रम राठौर है, और अपना नाम बताते हुए वो उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है और आज़ाद और अपनी बहू नर्मदा को वहां से बचाकर वो ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं गायकवाड़ रसिया में होते हुए हथियारों की डीलिंग कर रहा होता है। यहाँ पर कई देशों के और भी लोग बैठे हुए होते हैं। वो उनसे कहता है कि अगर वो अपने देश में फैक्ट्री खोलेंगे तो आपके देश के लोग ही आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन इस काम के लिए भारत पूरी तरह से सेफ है और इस काम को करने के लिए हमें वहाँ पर चुनाव जीतना होगा, अपनी सरकार बनानी होगी और इसके लिए हमें चाहिएगा बहुत सारा पैसा। काली गायकवाड़ इस काम के लिए 20% पैसा देने के लिए कहता है। इसके बाद वहाँ पर बैठा हुआ एक दूसरा आदमी 80% पैसा देने की बात कहता है। अब यहाँ पर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि इंडिया में उसके छोटे भाई को आज़ाद ने मार दिया है, जिसे सुनकर काली गायकवाड़ एकदम शौक में आ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं नर्मदा को, जो कि किसी भी हाल में आज़ाद के विषय में जानना चाहती है, क्योंकि उसने उसका और उसकी बेटी का दिल तोड़ा हुआ होता है। वो अपने साथी ईरानी की मदद से जेल के अंदर किसी तरह से दाखिल होना चाहती थी। वो लोग ऐसा ही करते हैं और किसी तरह से नर्मदा को जेल के अंदर भेज देते हैं। नर्मदा जेल के अंदर जाकर उन लड़कियों से आज़ाद की स्टोरी को पता करना शुरू कर देती है। वो लड़कियां नर्मदा को बताती हैं कि तुम्हारे लिए आज़ाद को जानने से पहले विक्रम राठौर की स्टोरी को जानना जरूरी है। वो लोग विक्रम राठौर की स्टोरी को बताना शुरू करते हैं। इसके बाद मूवी पास्ट में चली जाती है। हमें विक्रम राठौर और उसकी वाइफ ऐश्वर्या को दिखाया जाता है। यहाँ पर विक्रम राठौर सेना में अधिकारी होते हैं और अपनी टीम के हेड होते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके कुछ साथियों को बॉर्डर पर बंदी बना लिया गया है
और फिर विक्रम राठौर अपनी छोटी सी टुकड़ी को लेकर बॉर्डर पर अपने साथियों को छुड़ाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर विक्रम राठौर और उसके साथ 6 सोल्जर होते हैं जो कि अपने काम में स्पेशल होते हैं। जब वो आतंकवादियों पर अपनी बंदूकों से फायर करने की कोशिश करते हैं तो उनकी बंदूकें नहीं चल पाती हैं। इसके बाद विक्रम और उनकी टीम किसी तरह से अपनी जान पर खेलते हुए जीत जाते हैं और अपने साथियों को छुड़ाकर वो वापस बॉर्डर में एंट्री कर लेते हैं। हथियार न चलने पर एक इंक्वायरी बैठती है जिसमें पता चलता है कि इन हथियारों का सप्लायर काली गायकवाड़ होता है। विक्रम राठौर यहाँ पर उनकी आर्मी को हथियार सप्लाई करने वाले काली गायकवाड़ से आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करवा देता है, जिससे काली गायकवाड़ को काफी ज्यादा नुकसान होता है और इससे काली गायकवाड़ को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद एक रात को काली गायकवाड़ उन पर हमला कर देता है और विक्रम राठौर को वो पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वो आजाद को गोली मारकर पानी में फेंकवा देता है। काली गायकवाड़ किसी तरह से आजाद को देशद्रोही साबित करा देता है। पुलिस द्वारा विक्रम राठौर की पत्नी से कहा जाता है कि उसका पति देशद्रोही था, उन्हें उसके घर से काफी सारा पैसा मिला है और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि विक्रम राठौर देश की सूचना को दूसरे देश में पहुंचा रहा था। ऐश्वर्या उन पुलिस वालों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है और एक गन उठाकर उन दोनों को वो मार देती है। मर्डर के इल्जाम में विक्रम राठौर की पत्नी को फांसी की सजा हो जाती है। अब जैसे ही उसे फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा होता है तो वो बेहोश होकर गिर जाती है। चेकअप करने पर पता चलता है कि वो पेट से होती है। अब पेट से होने वाली महिला को कानून ये कहता है कि फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि उसका बच्चा जन्म ना ले ले और वो 5 साल का ना हो जाए। अब यहाँ पर जेल में सारी महिलाएं ऐश्वर्या का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। जब ऐश्वर्या के बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम आजाद रखा जाता है। सारी महिलाएं दोनों का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐश्वर्या यहाँ अपने बच्चे को अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी देती है। वो बताती है कि इस जेल में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बेगुनाह होते हुए भी बंद होती हैं, तो तुम्हें बड़ा होकर इन सभी महिलाओं की आवाज बनना होगा और अपने पिता पर लगे देशद्रोह के इल्जाम को भी तुम्हें हटवाना होगा। अब जब ये बच्चा 5 साल का हो जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ ऐश्वर्या को फांसी दे दी जाती है और इसके बाद कहानी प्रेजेंट की दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि पुलिस वाले को जिसे चीफ ने अपना गेटअप देकर बांधा हुआ होता है, दरअसल में वही वो लड़का होता है जिसने विक्रम राठौर से वादा किया होता है कि बड़ा होकर वो एक न एक दिन उसके बारे में जरूर पता लगा लेगा। अब यहाँ पर उस पुलिस वाले ने विक्रम राठौर के पुराने साथियों को भी ढूंढ लिया था, लेकिन अभी भी विक्रम राठौर की याददाश्त नहीं आई थी। यहाँ पर उसके साथी बताते हैं कि विक्रम राठौर अपनी पूरी याददाश्त भूल चुका है, लेकिन अपने स्किल को वो आज भी नहीं भूला है। दूसरे सीन में हमें नर्मदा को दिखाया जाता है जो आजाद के पापा की स्टोरी को सुनने के बाद काफी इमोशनल हो जाती है। वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ईरानी को जो कि नर्मदा का साथ दे रहा होता है। असल में वो काली गायकवाड़ के लिए काम कर रहा था। वो पल पल की खबरों को काली गायकवाड़ तक पहुंचा रहा होता है। अब यहाँ पर ईरानी जो नर्मदा के लिए काम कर रहा होता है उन सभी को जेल से निकाल कर काफी मारता है। वो जैसे ही सभी को मारने वाला होता है तभी यहाँ पर एंट्री होती है विक्रम राठौर की। यहाँ पर विक्रम राठौर अपना रौद्र रूप दिखाते हुए सभी को मार देता है और नर्मदा और उन लड़कियों को भी वो बचा लेता है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान एक लड़की को गोली लग जाती है और वो मारी जाती है। अब यहाँ पर आजाद अपना अगला प्लान डिसाइड करता है, जिसमें हम देखते हैं कि काली गायकवाड़ का बहुत सारा पैसा ट्रक से आ रहा होता है। यहाँ पर आजाद को किसी भी हाल में उन पैसों को इलेक्शन में इस्तेमाल होने से रोकना था। आजाद यहाँ पर अपनी टीम के साथ काली गायकवाड़ के पैसों को लूटने की कोशिश करता है। उसकी टीम उन लोगों को संभाल नहीं पाती है। तभी यहाँ पर बाइक से विक्रम राठौर और उसकी टीम की एंट्री हो जाती है। विक्रम राठौर आजाद से कहता है कि तुम कंटेनर को संभालो और उसके साथ ही इन लोगों को संभालते हैं। आजाद यहाँ से कंटेनर को लेकर चला जाता है। यहाँ पर विक्रम राठौर भी उन सारे लोगों को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाता है। इसके बाद काली गायकवाड़ के आदमी विक्रम और उसके साथियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसके बाद वो विक्रम राठौर को बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक न्यूज आती है कि चीफ द्वारा जेल के अंदर 6000 लड़कियों को बंधक बना लिया है और अगर उसकी डिमांड को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो वो उन सारी लड़कियों को मार देगा, जबकि असल में वो जेल का जेलर होता है और वो उनका कुछ भी नहीं करने वाला होता है। इस बार उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए भेजा जाता है एक सीनियर ऑफिसर माधवन नायक को, जो कि संजय दत्त होते हैं।
आज़ाद यहाँ पर बताता है कि उसके पास भारत सरकार की सारी ईवीएम मशीनें भी हैं और अगर सरकार को सारी ईवीएम मशीनें सही सलामत चाहिए तो उन्हें उनकी शर्त को मानना पड़ेगा। वो बताता है कि इंडिया के अंदर 253 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो हवा में जहर घोल रही होती हैं, जिसमें आधी से ज़्यादा फैक्ट्रियां काली गायकवाड़ की होती हैं। तभी यहाँ पर सरकार की एक बहुत बड़ी मीटिंग बैठती है और वो फैसला लेते हैं कि उन सभी फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, क्योंकि असल में वो पोल्यूशन तो पहले से ही कर रही होती है। अब हमें यहाँ पर जेल में बैठे विजय राठौड़ को दिखाया जाता है, जो अपने चेहरे से नकाब उतार कर आज़ाद के रूप में आ जाता है। वो लोगों से बताता है कि आप किसी भी नेता को वोट करने से पहले ये देख लें कि नेता कैसा है। आप उसकी जाति के आधार पर वोट ना देकर उसके कामों के आधार पर उसे वोट दें। इसके बाद आज़ाद सारी ईवीएम मशीनों को लौटा देता है। तभी दूसरे दरवाजे से काली गायकवाड़ भी जेल में एंट्री कर लेता है। काली गायकवाड़ अपने गुंडों के साथ सभी लोगों पर हमला बोल देता है और आज़ाद और विक्रम को वो पीटने लगता है। वो आज़ाद से उसके पैसे और ईवीएम मशीन के बारे में पूछता है, लेकिन आज़ाद उसे बताने से मना कर देता है। इस पर काली विक्रम राठौर को मारने के लिए कहता है। अब जैसे ही काली विक्रम को शूट करने वाला होता है तो उसकी गन काम करना बंद कर देती है। उसकी गन को जाम होता हुआ देख विक्रम को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो महसूस करता है कि ऐसा तो पहले भी उसके साथ हो चुका है। वो पहले आर्मी में था और जब वो दुश्मनों पर गन चलाने वाला होता है तो उसकी बंदूक भी जाम हो गई थी। अब जैसे ही काली फिर से गोली चलाने वाला होता है तो विक्रम उसे पकड़कर बुरी तरह से मारता है। इसके बाद दोनों बाप बेटे मिलकर सारे लोगों को धूल चटा देते हैं। इसी बीच में हमें एक बहुत ही लंबी हाइट वाले आदमी को दिखाया जाता है, जो विक्रम राठौर और आज़ाद को मारने लगता है। दोनों बाप बेटे मिलकर आखिर में किसी तरह से उसे भी मार देते हैं और फिर वो काली को भी फांसी पर लटका देते हैं, जैसे कि विक्रम राठौर की पत्नी को लटकाया गया था। इसके बाद मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही अच्छी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।